नमो नमः प्यारे छात्रों, मैं प्रवीण दादी शास्त्री केयर स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में पढ़ाई था 10th और 8th क्लास के सिलेबस के बारे में, तो हम इस प्रकार की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जो हमने पूर्व वीडियो में पढ़े थे सिलेबस 10th और 8th क्लास का और 10th क्लास का सिलेबस के अनुरूप ही हम पढ़ेंगे। अन्यथा क्या है कि जो 10th और 8th क्लास के अलग हम पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार रूप से बच्चे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके सिलेबस के अनुसार ही उनको पढ़ना चाहिए। जैसे अब हम आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो आज का टॉपिक हमारा होगा संधि। हम संधि से हम स्टार्ट करेंगे। जो आज का टॉपिक हमारा है वो है संधि। तो अब हम इस संधि के बारे में भली प्रकार से हम इसको पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो पूर्ण रूप से पढ़ेंगे भली प्रकार से इसको। तो इस संधि से पढ़ने से पहले जो ये संधि है, इस संधि के बारे में हमारे को पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार से अगर देखना चाहे हम तो संधि है, तो संधि के सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे। संधि के सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परिभाषा के बारे में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। तो इनकी परिभाषा क्या है कि 10th क्लास और 8th क्लास वाले स्वयं उनको पता ही है कि भाई हम पूर्व में पढ़ते ही आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उनको कुछ पता ही है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम इस परिभाषा के बारे में ध्यान देंगे। परिभाषा होगी इसकी, वो ये परिभाषा है कि द्वयो वर्णानाम मेलनम संधि उच्यते। द्वयो वर्णानाम मेलनम संधि उच्यते। संधि उच्यते अर्थात, यानी कि अगर हम इसका अर्थात हिंदी में देखना चाहिए तो हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है? अर्थात हिंदी में अगर देखना चाहिए तो इसका अर्थ होता है दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। संधि कहा जाता है। हमने ये देखा ही है परिभाषा के रूप में। परिभाषा देखते ही हमारे को पता चल गया होगा कि जो ये हमारी संधि दे रखी होगी। संधि में ही ध्यान रखना। एक तो क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो यहाँ पे ऐसे दे रखी होती है संधि, और एक दे रखी हो ऐसे। ये दोनों सही है क्योंकि इनमें अनुस्वार लगाया हुआ है और इनमें ने का प्रयोग किया गया है। तो चलो आगे देखिएगा। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा के अंतर्गत ये क्या बताता है कि द्वयो वर्णनाम मेलनम संधि उच्यते, यानी कि संधि उच्यते। तो दो शब्द आते हैं इसमें। एक तो आता है आपके वर्ण और एक आता है मेलनम। मेलनम का मतलब होता है कि जो मेलनम मिलना, यानी कि किस दो वर्ण होते हैं, दो वर्णों का मिलना ही क्या हो जाता है? संधि हो जाती है। शॉर्टकट में हमारे को पढ़ना है कि दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। अब अर्थात देखिएगा आपके 10th क्लास में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका बनेगा, एक तो आता है आपके क्वेश्चन आता है केवल संधि, एक तो होता है आपके संधि। ध्यानपूर्वक से देखिएगा। एक होता है आपके संधि, एक होता है आपके संधि विच्छेद। एक आएगा आपके, एक क्वेश्चन आएगा आपके संधि का, एक क्वेश्चन आएगा आपके विच्छेद का। यानी कि ये क्वेश्चन होंगे आपके, ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आराम से देखिएगा। जो ये संधि होती है, इस संधि का मतलब होता है जोड़ना। इस संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। अगर हम छोटे रूप में देखना चाहे, और इस संधि का अगर हम देखना चाहे कि संधि विच्छेदन, विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। विच्छेद का मतलब क्या होता है? तोड़ना। ये दो हो गए इनके छोटे से रूप। अगर इसको भली प्रकार से अगर हम देखना चाहें तो इसका तो अर्थ हो गया, संधि का हो गया जोड़ना, और इस संधि विच्छेद का अर्थ हो गया तोड़ना। यानी कि 2 नंबर के तो पूछे जाएंगे ये, और 2 नंबर के पूछे जाएंगे ये। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। यानी कि 2 and 2 इसको ऐड करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 4, यानी कि 4 हो जाते हैं। ये 4 नंबर के आपके संधि और संधि विच्छेद आएंगे। तो इससे पढ़ने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो जोड़ना और तोड़ना होता है वो क्या होता है? कई बार बच्चे क्या होता है कि इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आगे देखिएगा, हम इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। एक छोटा सा मेरा उदाहरण है।
ये है आपके, आप पढ़ते ही आ रहे हो, इससे छोटा और क्या हो सकता है। विद्यालय बहुत ही सरल है, ये विद्यालय शब्द है। ये विद्यालय आपके सामने एक शब्द दे रखा होगा, जो ये विद्यालय आपके सामने शब्द दे रखा है, तो इसके विद्यालय शब्द है, इस विद्यालय शब्द का एक बार पूर्ण रूप से देख लीजिएगा। जो विद्यालय शब्द है ये किसका शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, क्योंकि इसके पीछे विसर्ग दे रखी होती हैं। अब ये तो हो गया। अब इसका मालूम करने से पहले हम ये पता करेंगे, एक और शब्द ले लेते हैं, एक छोटा सा। एक हमने ले लिया विद्या प्लस आलय, ये दो ले लिए। दो शब्द इसलिए लिए हमने कि हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तो होता है संधि और ये होता है संधि विच्छेद। यानी कि अगर हमारे को क्वेश्चन आए कि आप संधि कुरुत यानी कि संधि कीजिए उसकी, तो संधि तो हम करेंगे तो उसमें हो जाएगा आपके विद्यालय। और अगर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई संधि विच्छेदम कुरुत यानी कि संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि विच्छेद करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार का ये विच्छेद करेंगे। विच्छेद किया हुआ आएगा तो संधि बनानी होगी, तो हम ऐसे बनाएंगे। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ये हो गई आपकी संधि और ये हो गई आपकी संधि विच्छेद। अब कोई क्वेश्चन करेगा कि भाई सर ये हम तो जानते ही नहीं है किस प्रकार से विच्छेद हुआ है, तो हम इसको भी भली प्रकार से पूर्ण रूप से हम संधि के बारे में पूरा ज्ञान पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा पहले थोड़ा देख लेते हैं। ये विद्यालय है, विद्यालय। अब इससे पढ़ने से पहले हमारे को क्या है कि संधि के नियम होते हैं, उस नियम के बारे में हमारे को पता होना चाहिए। अगर नियम के बारे में पता नहीं है तो हम उसका संधि विच्छेद या संधि नहीं कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देख लिया, अब कई बार क्या करते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नियम देख करके आपको डायरेक्ट समझना होगा कि जो ये शब्द देने का होगा, शब्द देने का होगा, तो विद्यालय का संधि विच्छेद वही से होगा जिसका इसका मतलब मूल अर्थ निकलता है। अब जैसे इसका मूल अर्थ कहाँ से निकलता है, विच्छेद करने से पहले इसका थोड़ा ध्यान होना चाहिए हमारे को। जैसे मैं मैंने संधि विच्छेद किया है, संधि विच्छेद किया तो इसका देखो मूल रूप देखते हैं, तो इसका देखिएगा एक संधि विच्छेद आ की मात्रा आती है। आ की मात्रा किस में आती है, डायरेक्ट समझने के लिए दीर्घ संधि में आती है। अब दीर्घ संधि का आपको पता ही है कि अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। इसका नियम होता है दीर्घ संधि का, यदि ए या आ के बाद में ए या आ कोई भी वर्ण है तो उसी वर्ण का दीर्घ आदेश हो जाता है, यानी कि उसी वर्ण का दीर्घ आदेश हो जाता है। यानी कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ी मात्रा, दीर्घ की बड़ी मात्रा। अब ये दीर्घ की बड़ी मात्रा तो होती है, परंतु इससे पहले हमारे को ये समझना है कि ये ए या आ के बाद में ए या कोई भी आ आए। जैसे हम क्या कर लेते हैं, उदाहरण के लिए एक छोटा सा देख लेते हैं कि भाई इसमें आ की मात्रा दीर्घ है, तो आ की मात्रा इसमें है, तो संधि विच्छेद यहीं से ही होगा, अन्यथा और कहीं से भी विच्छेद नहीं होगा। करने का प्रयास ही मत करना, क्योंकि वो गलत हो जाएगा हमारा। तो इससे पहले जैसे ये विद्या अगर हम ले लेते हैं तो विद्या, और विद्या की जगह अगर हम विद कर देते हैं तो विद का कोई अर्थ नहीं होता है। अब जिससे विच्छेद वैसे होगा जिसका अर्थ होगा। जैसे इसका विद्या का अर्थ हो गया विद्या, और आलय का अर्थ क्या हो गया, स्थान। आलय का अर्थ क्या हो गया, स्थान। तो ये हो गया। इनको पूर्ण रूप से ए और आ दोनों मिलकर के क्या बनता है, यदि ए या आ, ये हो गया आ और ये हो गया आ, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बन गए, आ, दीर्घ ही बना। तो दीर्घ ही बना तो इसमें ये आ की मात्रा इसमें मिल गई, तो विद्या प्लस आलय ये बन गए। ये एक छोटा सा रूप है, हम इसको पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो मैंने एक ये छोटी सी आपको जानकारी दी है कि भाई ये आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो ये मैं समझ सकता हूँ। तो फिर अगर हम इसके बाद में अगर देखना चाहें तो इनके कुल भाग होते हैं। जैसे ये संधि विच्छेद है, इस संधि विच्छेद के कुल भेद होते हैं। इस भेद के बारे में यानी कि इनके प्रकारों के बारे में ही हमारे को कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे को यही पता नहीं है तो हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे देखो अगर हम देखना चाहते हैं तो इसके भेद होते हैं। भेद का मतलब यानी कि इनके प्रकार होते हैं, यानी कि ये जो संधि होती है, ये संधि कितने प्रकार की होती है। तो छोटे स्वरूप में अगर देखना चाहिए तो ये संधि होती है, ये त्रय प्रकार संधि, यानी कि ये 3 प्रकार की होती है। त्रय प्रकार संधि यानी कि ये संधि होती है, वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है संधि। इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है आपके स्वर संधि। स्वर संधि आती है, और जिसको हम अगर देखना चाहे तो एक अच संधि भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे को कंफ्यूज करने के लिए स्वर संधि ने देख करके अच संधि रूप दे दिया जाता है। तो अच संधि के लिए आपको क्या है, स्वर है, इसका थोड़ा ध्यान होना चाहिए। अब आता है आपके सामने एक व्यंजन संधि। व्यंजन संधि
व्यंजन संधि के बारे में देखते ही आपको पता चल गया होगा कि व्यंजन संधि को हम क्या कह सकते हैं, हल संधि भी कह सकते हैं। व्यंजन संधि को और हम क्या कह सकते हैं, हल संधि भी तीसरी संधि अगर हम देखना चाहें तो वो है कि आपके विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि होती है आपके, यानी कि विसर्ग का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब इस प्रकार से ये जो संधि के प्रकार हो गए, ये 3 प्रकार हो गए। पहली होती है आपके स्वर संधि जिसको हम अर्थ संधि भी कह सकते हैं, दूसरी हो गई आपके व्यंजन संधि जिसको हम हल संधि भी कह सकते हैं, तीसरी हो गई विसर्ग संधि जिसमें इसका विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा कई बार क्या होता है कि कंफ्यूज होता है कि सर ये अर्थ संधि और हल संधि क्या है। अर्थ संधि और हल संधि मतलब ये एक संस्कृत में माहेश्वरी सूत्र होते हैं। माहेश्वरी सूत्र के अंतर्गत ये दिया रखा होगा कि ए से लगा करके चे वर्ण के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो केवल स्वर के ही वर्ण आते हैं, और हे से लगा करके ले तक जितने भी वर्ण आते हैं वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। इनको हम पूरे एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, उस समय मैं पूरा विस्तार रूप से समझाऊंगा। केवल हम इनके बारे में थोड़ा संधि के बारे में इनका परिचय पढ़ते हैं। अब इसके आगे इससे समझने पे से पहले एक स्वर संधि है, चाहे विसर्ग व्यंजन संधि विसर्ग संधि से पढ़ने से पहले एक छोटा सा अब और हम देख लेते हैं। क्या है कि इनको पढ़ने से पहले एक आपने नाम सुना ही होगा वर्ण का, एक आपने नाम सुना ही होगा वर्ण का। यानी कि हम संस्कृत पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा किनका प्रयोग किया जाता है, वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो वर्णों का प्रयोग करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इनके बारे में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए हमारे को। जैसे वर्ण है तो वर्ण संस्कृत में कुल कितने होते हैं, तो वर्ण संस्कृत में कुल कितने होते हैं, तो इसलिए आप देखना चाहिए तो देख सकते हैं वर्ण कुल संस्कृत में होते हैं 48 वर्ण। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला आता है आपके स्वर संधि। स्वर वर्ण हो जाते हैं आपके 13, यानी कि 13 हो जाते हैं स्वर वर्ण, यानी कि इसको त्रयोदश भी बोल सकते हैं संस्कृत में हम, त्रयोदश हम संस्कृत में इसको बोल सकते हैं। और फिर आता है आपके व्यंजन वर्ण होते हैं, ये व्यंजन वर्ण होते हैं आपके 33। अगर संस्कृत में बोलना चाहिए त्रय त्रिंशत आता है इसका, त्रय त्रिंशत बोल सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हम देखना चाहें तो एक आता है आपके विसर्ग आता है, एक आता है आपके विसर्ग, और जो होता है एक आता है आपके अनुस्वार, एक आपके आता है अनुस्वार। जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार सबको पता ही है कि ये एक बिंदी होती है, यानी कि इसका अर्थ होता है अनुस्वार का वो होता है में आधा हलंत, चाहे ऊपर लगो चाहे ये आधा में हलंत। तो इसको विस्तार रूप से मैं बताऊंगा आपको ये कहां से कहां लगता है, किस समय कैसा प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे ये रामम है कि एक ये रामम है, दोनों को उच्चारण तो दोनों का समान रूप से किया जाएगा, परंतु ये में क्यों लगा, ये बिंदी क्यों आई यहाँ पे, ये में इसका भी उच्चारण वही होता है, इसका भी होता है, ये मैं आपको विस्तार रूप से बाद में समझाऊंगा। और एक छोटा है वो एक छोटी चीज और है, इसका भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि वो संधि अब जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वो एक आता है एक अवग्र चिन्ह भली प्रकार से आप समझते ही होंगे कि अवग्र चिन्ह का प्रयोग ए के रूप में किया जाता है, इनका चिन्ह होता है यह। अब ये मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर देखना चाहते हो तो ये सब छोटे से रूप में समझ सकते हैं कि भाई 3 कितने हो गए, 6 और 7 और 8, यानी कि ये हो गए 8, 3 और 1 कितने हो गए 4, यानी कि 48 वर्ण हो गए। ये 2 होते हैं, ये दो आपके अयोगवाय होते हैं, अयोगवाय होते हैं, ये 2 अयोगवाय होते हैं, इनको अयोगवाय बोलते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा रूप था कि भाई आपको भली प्रकार से इस संधि के बारे में आप थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे आगे अगर हम देखना चाहते हैं तो ये तो हो गया वर्णों के बारे में। वर्ण का हमारे को पता होना चाहिए कि भाई ये वर्ण, प्रत्येक वर्ण हमारे इनमें संधि में काम आएगा, तो कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आएगा, कौन सा वर्ण किस में आएगा, तो ये हमारे को भली प्रकार से इसके बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो अगर अब देखिए आगे, अगर हम आगे देखना चाहते हैं तो सबसे पहले संधि आती है आपके स्वर संधि। स्वर संधि में अगर हम थोड़ा देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं स्वर संधि में कौन कौन से स्वर संधि के भेद होते हैं और हमारे कोर्स में कौन कौन से आएंगे, उसमें उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे। जैसे स्वर संधि हो गई पहली, तो स्वर संधि में अगर देखना चाहें तो 10th क्लास में, तो स्वर संधि में 10th क्लास में कौन कौन से आएंगे और 8th क्लास में कौन कौन से आएंगे, उसके अनुसार ही हम उनका संधि
पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहते हैं तो स्वर संधि में यानी कि स्वरों का ही प्रयोग किया जाएगा, इसमें स्वरों का ही मात्र प्रयोग किया जाएगा इसमें, अन्यथा और किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। सबसे पहले अगर देखना चाहते हैं तो एक आता है दीर्घ संधि। सबसे पहले दीर्घ हमने थोड़ा उसके बारे में देखा भी होगा कि दीर्घ का मतलब आ की मात्रा बड़ी होती है। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं। दीर्घ हो गया, एक हो गया आपके गुण हो गया, तीसरा हो गया आपके वृद्धि संधि, और चौथा हो गया आपके यण संधि, फिर हो गया आपके अयादि संधि। अयादि संधि के बाद में अगर देखना चाहिए तो पूर्व रूप हो गया, पूर्व रूप संधि, फिर होता है आपके पर रूप संधि। अब देखिएगा ये हो गया संधि। अब देखना चाहते हैं तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि अगर 10th क्लास में हमारे जो कोर्स में होगा वो हम वही पढ़ेंगे, अन्यथा हम दूसरे नहीं पढ़ेंगे, और 8th क्लास में जो होगा वही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर देखना चाहते हैं तो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि 10th क्लास में आपके नहीं है, ये केवल 8th क्लास में होगी आपके। और गुण संधि भी आपके 8th क्लास में ही होगी, और वृद्धि संधि भी आपके 8th क्लास में ही होगी, और 10th क्लास में भी होगी। 10th क्लास में वृद्धि संधि होगी, यण संधि भी 10th क्लास में होगी, और ये भी यण संधि भी 8th क्लास में होगी। अयादि संधि 10th क्लास में होगी, और 8th क्लास में भी अयादि संधि होगी। अब ध्यान ये रखना है कि पूर्व रूप और पर रूप इनका प्रयोग केवल 10th क्लास में ही किया जाएगा। यानी कि 10th क्लास में कुल कितनी संधि है स्वर संधि में? 1 2 3 4 5 आएगी आपके 10th क्लास में। और 8th में अगर देखना चाहते हैं तो आप यूं समझ लीजिएगा कि दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण, अयादि ये 5 ही आएगी इसमें, अन्यथा और कोई दूसरी नहीं आएंगी। तो मेरा जो ये आज का जो ये वीडियो था केवल एक या आज संधि का परिचय के रूप में था। तो हम भली प्रकार से आप इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखने के बाद में कल हमारा जो वीडियो होगा वो अगला वीडियो हमारा एक बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, जिससे आप अपना उसको पढ़ करके एक अच्छा बेहतरीन साबित कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलें। अब कर दिया, बड़ा करना।